नमस्कार साथियों। तो आपका फिर भारत के भूगोल की क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत की सामान्य जानकारी, और भारत की सामान्य जानकारी के अंदर हमने स्थलीय सीमा के अंतर्गत कुछ देशों के साथ लगने वाले भारत की सीमा को हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे चलते हैं। उससे पहले हमने थोड़ा सा पीछे उसको जोड़ते हुए आगे चलते हैं कि हमने कहाँ तक देख लिया था। तो हमने सीमा की बात कर रहे थे, हमें स्थलीय सीमा की बात कर रहे थे पहले हमें कि स्थलीय सीमा है वो किस किस देश के साथ लगती है भारत की। तो हमने किस किस के साथ देख लिया था। हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है भारत की, उसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। उसके बाद हमने अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने चीन के साथ लगने वाली सीमा की चर्चा कर ली थी, और चौथी हमने जो चर्चा की थी वो नेपाल के साथ लगने वाली सीमा की बात की थी। अब इसके बाद जो शेष देश बच गए जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, उनकी हम बात करते हैं। या हम इन 4 देशों के साथ लगने वाले सीमा के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हम चल रहे हैं क्रम से, तो नेक्स्ट जो 5वां देश है जिसके साथ भारत की सीमा लगती है, और वो देश है भूटान। कौन सा? भूटान। तो देखिए, हम सिर्फ उतना ही मैप बनाएंगे जितना हमें चाहिए। हम पूरा इंडिया का मैप नहीं बना रहे हैं। पूरा इंडिया का मैप हम पहले देख चुके हैं, तो आप पीछे जाके वहां पर देख सकते हैं। तो देखिए, भूटान के साथ यदि हम बात करें तो ये हमने सीमा देखी थी किसकी? नेपाल की। यहाँ पर नेपाल की सीमा देखी थी, और यहाँ पर एक छोटा सा राज्य था, और इस राज्य का नाम, ये देश कौन सा है? ये देश है नेपाल। तो नेपाल के साथ लगने वाले जो भी भारत के राज्य हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भूटान। तो भूटान, यहाँ एक राज्य है छोटा सा, और उसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। फिर देखिए, यहाँ एक देश है, यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, और इस देश का नाम क्या है? भूटान। क्या नाम है? भूटान। तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, यहां पे एक राज्य है, तो हम बात कर रहे हैं कि भूटान के साथ लगने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनकी सीमा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है असम, और यहाँ एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो एक नंबर ये सिक्किम है, जहां इसकी सीमा यहाँ टच हो रही है। 2 नंबर पे ये पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा यहाँ पे टच हो रही है। 3 नंबर पे यहाँ पे असम है। 4 नंबर पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए भूटान के साथ सीमा बनाने वाले? तो 4 हो गए। एक कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। दूसरा फिर हो गया पश्चिम बंगाल। कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। इससे हमारा मैप भी क्लियर होगा, हमारे क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा है? असम। और लास्ट में कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुल 4 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं तो सीमा से संबंधित है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। 3 आपको यहां से मिलेंगे और एक कोई अन्य मिलेगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। भूटान के साथ लगने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो लगती है 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है, और भूटान के साथ है कुल सीमा लगती है भारत की, वो है 699 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, एक यहाँ पर विवाद भी है। यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ एक पठार है, और उस पठार का नाम है डोकलाम। क्या नाम है? डोकलाम। ये पठार है, बेसिकली मुख्यतः है ये भूटान के अंदर फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सिक्किम में भी आता है और कुछ हिस्सा चीन में भी आता है। तो इस तरह से ये एक ट्राई जंक्शन है।
ये ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है ये। ट्राई जंक्शन का मतलब ये होता है कि वह स्थान है जहां पर 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं, वो ट्राई जंक्शन कहलाता है। तो डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है। इसका मुख्य क्षेत्र है वो भूटान के अंदर है, लेकिन कुछ क्षेत्र है वो सिक्किम में भी है, कुछ क्षेत्र कहां पे है, चाइना के अंदर है, तिब्बत के अंदर है। तो यहाँ पर पीछे कुछ विवाद हो गया था, जब चाइना है वो यहाँ पर सड़क बनाने के लिए आ गया था, तो भूटान ने मना किया था, और भूटान की सुरक्षा का दायित्व किसके पास है, भारत के पास है। तो फिर भारत आगे आया था और चीन की सीमा को पीछे जाना पड़ा था, बाद में ये सुलझा था। तो डोकलाम विवाद है, इसका संबंध है यहाँ से। बात समझ में आ गई होगी। तो ये है भूटान के साथ लगने वाली भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट हम यदि सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा की, तो वो देखिए लगती है भूटान के बाद म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की, म्यांमार की। ठीक है, तो नेक्स्ट सीमा किसकी है? म्यांमार की। 6 नंबर पे 5 हम देख चुके हैं। म्यांमार, तो म्यांमार के साथ लगने वाली जो सीमा है उसकी लंबाई है 1699 किलोमीटर। कितनी? 1699 किलोमीटर। देखिए भूटान के साथ कितनी लग रही थी? 699। इसके पीछे हमने 1 लगा दिया, तो वो सीमा किसके साथ लग रही है? म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ कुल भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 1699 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ जो सीमा है वो सीमा हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, उसके द्वारा निर्धारित है। और हिमालय कौन सा? पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय। और जिसे यहाँ पर कहा जाता है अराकान योमा। क्या कहा जाता है? अराकान योमा। ठीक है ना। तो ये अराकान योमा है, जो हिमालय पूर्वी हिमालय है उसे ही अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ये अराकान योमा या फिर पूर्वी हिमालय भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करता है। तो देखिए भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो यदि हम मैप में देखें तो देखिए यहाँ पे ये इधर है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। यहाँ म्यांमार के साथ कुल सीमा कितनी बताई? 1699 किलोमीटर। कितनी? 1699 किलोमीटर। तो देखिए इसके साथ जो भारत के राज्य हैं जो यहाँ सीमा बनाते हैं, एक तो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे आते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। फिर तीसरा यदि राज्य नीचे आते हैं तो वो है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर तीसरा। और चौथा जो राज्य है जिसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है ना, क्रम से। ट्रिक क्या है? आना, आना मम्मी, आना मम्मी, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जिनकी सीमा किसके साथ लग रही है? म्यांमार के साथ। ठीक है, तो ये सीमा होगी किसके साथ है? म्यांमार। लास्ट जो स्थलीय सीमा जिस देश के साथ लगती है उस देश का नाम है बांग्लादेश, और वहीं पर ही सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है। तो नेक्स्ट जो देश है जिसके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है 7वां, उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ देखिए जो सीमा लगती है भारत की, वो लगती है 4096.6 किलोमीटर। 4096.6 किलोमीटर। इस दृष्टि से सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा भारत की जिस देश के साथ लगती है वो है बांग्लादेश। मिनिमम सबसे कम हमने पीछे देखा था तो वो किसके साथ लग रही थी? अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। अब देखिए इसके मैप को हम समझते हैं। तो हमने ये ऊपर देखा था कि ये यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था? मिजोरम। मिजोरम के साथ है म्यांमार की सीमा यहाँ समाप्त हो रही है, और मिजोरम के साथ यहाँ सीमा शुरू हो जाती है बांग्लादेश की। यहाँ मिजोरम से आगे चलते हैं तो यहाँ एक 3 ओर से घिरा हुआ एक राज्य है, और उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। तो एक यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं तो यहाँ सीमा लगती है असम की, किसकी? असम की, ठीक है ना। और उसके बाद जो सीमा लगती है वो लगती है मेघालय की, किसकी? मेघालय की, ठीक है। मैप को समझना है ना, मैप को भरने की कोशिश करना, 2-3 बार समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी हमने मैप को देखा है। फिर पुनः सीमा किसकी आ जाती है? असम की। असम की सीमा देखिए 2 बार लगती है, एक बार यहाँ लग रही है और एक बार पुनः यहाँ लग रही है, ठीक है ना। ये असम की सीमा हो गई ऊपर, ये पूरा असम हो गया। और फिर यहाँ पे सीमा आ जाती है किसकी? पश्चिमी बंगाल की, किसकी? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, है ना। ये सीमा पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल। और ये क्या है? ये है बांग्लादेश। ये क्या है? बांग्लादेश, जिसके साथ कितनी सीमा लग रही है? 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। और इस दृष्टि से ये सर्वाधिक है। तो टोटल कितने राज्य हो गए? एक हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, तीसरा हो गया असम, चौथा हो गया मेघालय और पांचवा हो गया पश्चिमी बंगाल। यहां सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल की, जबकि न्यूनतम लगती है त्रिपुरा की। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। इधर मैं लिख रहा हूं 5 राज्यों के नाम, ठीक है। तो 5 राज्य कौन कौन से हो गए? इधर एक हो गया मिजोरम, एक हो गया मिजोरम जिसके साथ सीमा लग रही है। दूसरा कौन सा हो गया? त्रिपुरा, एक हो गया त्रिपुरा। फिर तीसरा कौन सा हो गया? असम, कौन सा हो गया? असम। फिर किसकी आ रही है? मेघालय की, किसकी? मेघालय की। और पांचवी किसकी? पश्चिमी बंगाल की, किसकी? पश्चिमी बंगाल की। तो ये कुल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ। यहां पर सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक पश्चिम बंगाल की है, जबकि न्यूनतम किसकी है? त्रिपुरा की, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बांग्लादेश के साथ। ये जो सीमा है पूरी की पूरी, ये सीमा, इस सीमा का नाम क्या होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो ये रेड क्लिफ कहलाती है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्यों कहलाती है? क्योंकि ये पहले किसका हिस्सा था? बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में ये आजाद हो गया और बाद में 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान का पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था। तो उसका और इसका निर्धारण एक साथ किया गया था, इसलिए भारत बांग्लादेश की सीमा भी क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। इसके अलावा कुछ और नाम है। देखिए यहां जो त्रिपुरा की सीमा लग रही है, ये त्रिपुरा की सीमा लग रही है, इसे बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन या जीरो रेखा। तो ये पूछ लेते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा जीरो लाइन कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, अकेला त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है वो कहलाती है जीरो लाइन। क्या कहलाती है? जीरो लाइन। एक देखिए यहां जो पश्चिमी बंगाल के साथ जो सीमा लगती है ना, यहां ये सीमा लगती है, इसे कहते हैं 3 बीघा गलियारा। क्या कहते हैं? 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। तो 3 बीघा गलियारा है, ये किस किस के बीच में है? तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच है। तो 2 हमने नाम देखे, एक क्या देखा? एक हमने देखा जीरो लाइन। क्या देखा? जीरो लाइन, इसको मिटा देते हैं। एक हमने क्या देखा? जीरो लाइन। जीरो लाइन, जीरो लाइन किस किस के बीच में है? तो जीरो लाइन है बांग्लादेश, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? जीरो लाइन कहलाती है। एक हमने देखा 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। तो 3 बीघा गलियारा किस किस के बीच में है? तो ये है बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के बीच, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के बीच, ठीक है। तो ये 2 चीजें, ये 2 टर्म आपको याद रखनी है, जीरो लाइन और 3 बीघा गलियारा। इसके अलावा देखिए यदि हम आगे बात करें कुछ और चीजों की, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। कौन सा? त्रिपुरा। ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, 3 ओर से घिरा राज्य। कौन सा? त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। पूछ लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर, कि भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। एक और देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है यहां पे कि
एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही आपके सामने ही आया होगा कि भारत की कौन से राज्य की राजधानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। जितने भी भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब पूरी की पूरी सीमा, पाकिस्तान से हम चलते हैं तो पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, यानी पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसके सर्वाधिक नजदीक भारत की किस राज्य की राजधानी है। समझना पुनः है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक किस राज्य की राजधानी है। राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है, राजधानी भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी है, और ये राजधानी केवल और केवल इस सीमा से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल और केवल 500 मीटर दूरी पर है, केवल और केवल आधा किलोमीटर। ठीक है, तो त्रिपुरा से संबंधित 3 क्वेश्चन हमने देखे कि एक तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की सीमा जीरो लाइन कहलाती है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सर्वाधिक नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमा के राजधानी है। ठीक है, एक इधर पश्चिम बंगाल में देखा 3 बीघा गलियारा किसके बीच में है, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच। बात कर लीजिए यहां तक। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं प्रमुख विवादों की जो बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे हैं, यदि हम उन विवादों की बात करें तो जैसे ऊपर हम देखते आए हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहे हैं, उनकी हमने बातें की। फिर हमने उसके बाद भारत और चाइना के साथ जो वर्तमान में विवाद चल ही रहा है उसके बारे में बात की। नेपाल के साथ हाल ही में काला पानी विवाद, ठीक है, भूटान के साथ कोई विवाद है नहीं, और उसके बाद म्यांमार के साथ भी कोई विवाद नहीं है। यदि हम बांग्लादेश के साथ बात करें विवादों की, तो देखिए बांग्लादेश के साथ है विवादों की, यदि हम बात करें तो विवाद कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो पहले जमीन विवाद था जिसको अब सुलझा लिया गया है, जमीन विवाद, ठीक है, फिर भी अब नहीं है ये विवाद, इसको सुलझा लिया गया है। लेकिन कैसे पूछ सकते हैं आप, कहेंगे सुलझा लिया फिर विवाद को हम क्यों पढ़े। तो देखिए इसको सुलझा लिया गया है किसके द्वारा, जमीन की अदला बदली, जमीन की अदला बदली। ये अदला बदली क्या है, जमीन की अदला बदली, ये क्या है, जैसे भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच इस प्रकार की सीमा थी, जिगजैग सीमा, ठीक है, भारत का हिस्सा है वो अंदर जा रहा है बांग्लादेश के, बांग्लादेश का हिस्सा है वो भारत के अंदर आ रहा है, फिर भारत की सीमा बांग्लादेश के अंदर है। तो इस सीमा को लगभग सीधा किया गया है, और इसको सीधा करके जो ये जो भारत का हिस्सा था वो बांग्लादेश में चला गया, ये जो बांग्लादेश का हिस्सा था वो भारत में आ गया। इस तरह से इसको सुलझा लिया गया है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो था 100वां संविधान संशोधन। कौन सा, 100वां संविधान संशोधन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि 100वां संविधान संशोधन का संबंध 2015, 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 100वें संविधान संशोधन का संबंध इस जमीनी विवाद से था जिसके तहत जमीनों की अदला बदली की गई थी। बात समझ में आ गई यहां तक। तो एक जमीन विवाद था जिसको सुलझा लिया गया है। उसके बाद देखिए एक जो विवाद है वो है चकमा शरणार्थियों की समस्या का, दूसरा विवाद चकमा शरणार्थी समस्या, ठीक है। ये समस्या कब से शुरू हुई, तो ये समस्या शुरू हुई 1971 से। देखो कैसे, यानी हमने जानते हैं कि ये क्या है, भारत है, और इधर ये क्या है, पाकिस्तान है, और इधर है ये बांग्लादेश। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो ये था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। मतलब पूरा पश्चिमी पाकिस्तान प्लस पूर्वी पाकिस्तान दोनों मिलाकर, यानी पश्चिमी पाकिस्तान प्लस पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान का बांग्लादेश, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं पाकिस्तान। क्या बनते हैं, पाकिस्तान। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब की स्थिति है ये। अब पूरी की पूरी सत्ता यहां से चलती थी, पश्चिमी पाकिस्तान से, यहीं से ही कानून निकलते,
यही कानून इनके ऊपर थोपते पूर्वी पाकिस्तान वालों के ऊपर, है ना। इसलिए ये इधर वाले परेशान हो गए। अब दूसरी बात परेशानी का कारण ये है कि इनकी संस्कृति अलग अलग है, इनकी भाषा अलग अलग है, ठीक है ना। इनकी संस्कृति अलग अलग है, इनकी भाषा अलग अलग है, तो आपस में विवाद आएगा, क्योंकि ये अपने हिसाब से करेंगे, अपनी संस्कृति के हिसाब से करेंगे, इनका थोड़ी ध्यान रखेंगे ये। तो बाद में क्या हुआ, 1970 में इन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उर्दू को इन्होंने राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, उर्दू को। तो इधर बंगला चलती है, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। और हुआ ये बाद में कि यहाँ पे एक नेता उभर कर आया, मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, ठीक है, मुजीबुर रहमान। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, अवामी लीग। कौन सी पार्टी? अवामी लीग। इसी दौरान, है ना, जब 1970 में ऐसा हो रहा है, उसी समय एक नेता उभर कर आता है पूर्वी पाकिस्तान से, मुजीबुर रहमान, और उन्होंने एक पार्टी बनाई, अवामी लीग। जब चुनाव होते हैं तो ये अवामी लीग को पूरी की पूरी सीटें मिलती हैं पूर्वी पाकिस्तान से, और अवामी लीग है ये बहुमत में आ जाती है। मुजीबुर रहमान है ये प्रधानमंत्री बनने वाले होते हैं। लेकिन यहां से आर्मी चीफ ने एक आदेश निकाला कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति, पूर्वी पाकिस्तान का कोई भी जो व्यक्ति है, वो पूरे पाकिस्तान का या पश्चिमी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो फिर मुजीबुर रहमान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप एक काम करिए, पूरे पाकिस्तान को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दीजिए, अर्थात विदेश आंतरिक मामले में हस्तक्षेप आप ना करें, और विदेश रक्षा ये सारे के सारे मामले आप संभालें। लेकिन आर्मी चीफ ने सोचा कि ऐसा करेंगे तो फिर ये संपूर्ण राज्य की मांग करेंगे, संपूर्ण देश की मांग करेंगे, तो दिक्कत आएगी आगे। इसलिए इन्होंने इसको, मुजीबुर रहमान को देशद्रोही घोषित कर दिया। इसको जब देशद्रोही घोषित कर दिया गया और इसको जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ की जनता में विद्रोह हो गया। जब ये विद्रोह हुआ तो यहाँ की आर्मी है वो पूर्वी पाकिस्तान में आती है, इसलिए यहाँ की जो जनता थी वो जनता है भाग के भारत में आ जाती है। और वही जनजाति क्या थी? चकमा। और लगभग 8 से 10 लाख लोग भारत में आ गए थे। जब इतने लोग आ गए तो भारत के लिए सोचने पे मजबूर हो गए भारत वाले। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी को यह कहा गया था कि हम इतने लोगों को, जब इन्होंने मीटिंग बुलाई कि हम इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, तो एक काम करिए, हम इनके साथ हैं और इनको आजाद करवाते हैं। तो फिर भारत है वो सामने होता है पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी टक्कर होती है, जिसमें पाकिस्तान को हारना पड़ता है। तब से ये समस्या चल रही है, चकमा शरणार्थी समस्या। तो ये भी एक विवाद का विषय है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच है, 2 विवाद हमने देख लिए। पहला विवाद कौन सा देखा? जमीनी विवाद जो सुलझा लिया गया है। और दूसरा विवाद कौन सा देखा था? दूसरा विवाद देखा था हमने चकमा शरणार्थी समस्या का। तीसरा जो विवाद है वो है फर्रक्का बैराज विवाद। फर्रक्का बैराज विवाद, हालांकि इसको भी अभी सुलझा लिया गया है, लेकिन ये कभी कभी चर्चा में आ जाता है फिर भी, है ना। फर्रक्का बैराज विवाद ये है क्या? फर्रक्का बैराज, देखिए हम देखते हैं कि ये एक नदी है और इस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। और ये बांग्लादेश में यहां प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। ये इधर चली जाती है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, और यहाँ एक नदी है इधर, इसकी वितरिका ये है हुगली नदी। इस नदी के ऊपर यहाँ एक कोलकाता शहर के अंदर एक बंदरगाह बना हुआ है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह है। मतलब ये नदी के अंदर जाके यहाँ इसका मुआना है, और नदी के अंदर जाके यहाँ बंदरगाह बना हुआ है। तो बंदरगाह अंदर बना हुआ है, तो सीधी सी बात है, इसको हमेशा क्या चाहिए? पानी चाहिए, तभी तो भारी जहाज आ पाएंगे। यदि पानी सूख जाएगा तो जहाज कैसे आएंगे अंदर? नहीं आ पाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक बंदरगाह बनाया गया था इसके विकल्प के रूप में, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे इसके कोलकाता बंदरगाह के विकल्प के रूप में बनाया था हल्दिया। लेकिन यहाँ इन्होंने एक बैराज बनाया, एक बांध बनाया, और उससे बांध का नाम है, उस बैराज का नाम है फर्रक्का बैराज।
और इस बैराज के तहत भारत क्या करता था कि ये 1975 में बन के तैयार हुआ था। इसके तहत क्या करता कि भारत जब भी गर्मियों के अंदर यहाँ पानी की कमी आ जाती, उसी समय गर्मियों के अंदर और इसको इधर यहाँ पानी, इस बैराज को बंद कर दिया, यहाँ पे क्या है पानी इकट्ठा किया और पानी इसके अंदर छोड़ दिया जाता था। तो 12 महीने यहाँ पानी रहने लग गया। और फिर जब बरसात का मौसम आता तब इस बैराज को खोल दिया जाता था, क्योंकि बरसात का जब समय आता तो गंगा नदी के अंदर बाढ़ आ जाती थी। तो जब बरसात का समय आता तब इसको खोल दिया जाता था। मतलब गर्मियों के अंदर जब पानी की जरूरत है तब इसको बंद कर दिया जा रहा है, तब पानी जा रहा है हुगली नदी के अंदर, इधर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और जब बहुत भयंकर पानी आता है, जब बाढ़ की समस्या होती है, तब इसको खोल रहे हैं, तो फिर यहां भी बाढ़ की समस्या। तो इस समय तो विवाद होगा कि नहीं होगा। तो ये है फर्रुखा बैराज विवाद। ये फर्रुखा बैराज विवाद है, ये 1975 से शुरू हुआ, जब फर्रुखा बैराज 1975 में बनके तैयार हुआ। लेकिन फिर भारत और बांग्लादेश के बीच 1995 में समझौता हो गया था, जिसके तहत दोनों देशों को इसका 50-50% पानी मिलेगा। इसके बाद है ये विवाद है वो थोड़ा सा अभी शांत है। तो एक फर्रुखा बैराज विवाद है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच रहा था। तो 3 विवाद हो गए, जिसमें से 2 विवाद है वो सुलझा लिए गए हैं। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। एक विवाद और है तीस्ता बांध विवाद है। ये तीस्ता बांध विवाद क्या है, तो जब हम नदी पढ़ेंगे तो यहां एक नदी पढ़ेंगे, एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। यहां बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये जमुना के नाम से। हालांकि नदी पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे हम। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है? तीस्ता नदी। और इस नदी के ऊपर भी सिक्किम के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है तीस्ता बांध। तीस्ता बांध है कहां पे? ये सिक्किम में। कौन सी नदी पर? तीस्ता नदी पर। तो सिक्किम के अंदर तीस्ता नदी पर जो तीस्ता बांध बनाया गया है, इसका भी विरोध कर रहा है लगातार कौन? बांग्लादेश। तो एक विवाद ये है। तो हमने 4 विवाद देखे थे, वापिस बात करते हैं, ठीक है ना। एक विवाद कौन सा था? जमीन का विवाद, जिसको सुलझा लिया गया है। जमीन की अदला बदली, संविधान संशोधन पूछे तो सवाल। उसके बाद यदि हम बात करें तो चकमा शरणार्थी समस्या, ये शुरुआत कब होती है इसकी? इस समस्या की शुरुआत होती है 1971 में, ठीक है। उसके बाद यदि हम समस्या विवाद की बात करें तो ये है फर्रुखा बैराज विवाद। तो फर्रुखा बैराज जो विवाद है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1975 में। समाप्त कब हुआ? 1995 में, ठीक है ना। और ये समाप्त कब हुआ? 2015 में, ठीक है। और एक है वो है तीस्ता बांध विवाद। तो ये कुछ विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। डायरेक्ट पूछ लेंगे फर्रुखा बैराज विवाद का संबंध किस किस देशों के, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये है पूरी की पूरी स्थलीय सीमा, है ना। ये लास्ट किसकी थी? तो ये लास्ट थी बांग्लादेश के साथ। बात क्लियर हो गई यहां तक? कोई दिक्कत? तो पूरी की पूरी स्थलीय सीमा, स्थलीय जो सीमा है वो शायद आपके पूरी क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा देखिए हम कुछ और बातें करते हैं। भारत की सामान्य जानकारी में, यानी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी सीमा। सीमा कितने प्रकार की बताई थी आपको? 2 प्रकार की, एक स्थलीय सीमा, एक स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा में हमने देखा था कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कितने देशों के साथ लग रही है? 7 देशों के साथ लग रही है। प्रत्येक देश के साथ हमने सीमा को डिस्कस किया है। दूसरी जो सीमा है वो जलीय सीमा है, जलीय सीमा है या फिर तटीय सीमा। उसे क्या बोलते हैं? तटीय सीमा। और इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर, द्वीपों सहित। क्योंकि जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप हैं, उनको यदि मिला दिया जाए तो कुल लंबाई आती है 7,516.6 किलोमीटर। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ तटीय सीमा की बात करते हैं। ये है दक्षिणी भारत, जिसे बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का अर्थ है कि वह स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो इसके इस साइड, यहाँ पे
इस साइड क्या है, तो इस साइड यदि बात करें तो इधर है अरब सागर, इधर क्या है अरब सागर, और इधर क्या है, तो इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए इसके साथ जो सीमा लगने वाली है उसकी यदि हम बात करें तो यहां से शुरू होती है, यहां पे समाप्त होती है। तो यहां इस सीमा पे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, एक राज्य कौन सा है गुजरात। फिर दूसरे नंबर का राज्य यहां है जिसका नाम है महाराष्ट्र, कौन सा महाराष्ट्र। फिर एक राज्य है जिसका नाम है गोवा, गोवा। फिर चौथा राज्य है वो है कर्नाटक, और पांचवा राज्य है जिसका नाम है केरल, है ना। ये सारे के सारे पश्चिमी तट पर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यहां पे एक राज्य है छठा जिसका नाम है तमिलनाडु, ये किस पे है पूर्वी तट पे, ठीक है। उसके बाद में यहां एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, क्या नाम है आंध्र प्रदेश। और यहां एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, और यहां एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो यानी जो तटीय सीमा है, जलीय सीमा है, उसके मुख्य भूमि पर भारत के टोटल कितने राज्य हैं 9 राज्य। जो 5 है वो पूर्वी पश्चिमी तट पे है, 4 है वो पूर्वी तट पे है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। इसमें जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है, और ये लगती है 1412 किलोमीटर। आपने पढ़ा होगा 1600 किलोमीटर, सही नहीं है वो 1412 किलोमीटर। तो गुजरात के साथ सीमा लगती है 1412 किलोमीटर। इस दृष्टि से इन 9 राज्यों में जो सर्वाधिक सीमा लगती है जल के साथ वो गुजरात की है। यानी सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला जो भारत का राज्य है वो है गुजरात, 1412 किलोमीटर। सबसे कम लगती है गोवा की, मात्र 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर हमने कहां देखा था, वो अफगानिस्तान के साथ जो पीओके की सीमा लगती है उसकी लंबाई भी कितनी है 106 किलोमीटर। और यहां गोवा के साथ है जो जल की सीमा लगती है वो भी कितनी है 106 किलोमीटर। और इस दृष्टि से ये न्यूनतम है, इस दृष्टि से ये न्यूनतम है। फिर आंध्र प्रदेश के साथ लगती है 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। ये दूसरी सर्वाधिक लंबाई जलीय सीमा की है, वो आंध्र प्रदेश के साथ है। 1 नंबर पे गुजरात की, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश की। ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया, एक बार क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक जलीय सीमा है, उसमें गुजरात ऑप्शन में नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। एक चीज और समझना, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रायद्वीप भारत की सबसे अधिक जो सीमा लगती है जलीय सीमा वो किसकी लगती है, तो वो आंध्र प्रदेश की है, प्रायद्वीप भारत की। पूरे भारत की बात करें तो गुजरात की। बात क्लियर यहां तक। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जलीय सीमा या तटीय सीमा पर भारत के टोटल 9 राज्य हैं, सर्वाधिक गुजरात की, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की, न्यूनतम गोवा की। इसके अलावा देखिए किसकी लगती है जलीय सीमा, तो यहां पर भी एक द्वीप समूह है और उसका नाम क्या है लक्षद्वीप। क्या नाम है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है, ये अरब सागर के अंदर है, और यहां एक द्वीप समूह है। हालांकि हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में पूरे से, जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तब। एक बार सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये कहां पड़ता है बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो ये टोटल वो राज्य हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा किसके साथ लग रही है, जल के साथ। बात क्लियर होगी। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा शायद दोनों क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं, तो वो राज्य जिनकी सीमा ना तो जल के साथ लगती है ना किसी दूसरे देश के साथ लगती है, वो राज्य वो है जिनका नाम अब तक नहीं आया है। तो देखिए वो कौन कौन से राज्य हैं, उन्हें हम कह सकते हैं अंतः स्थलीय राज्य। तो वो अंतः स्थलीय राज्य कौन से हैं जिनकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है, तो वो देखिए कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो वो कौन कौन से हैं? एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हमने देखा था किसी के साथ नहीं लग रही थी। उसके नीचे चलते हैं तो एक है झारखंड, झारखंड, एक है छत्तीसगढ़, एक है हरियाणा और एक है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती, ना ही जल के साथ लगती। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना। तो इस तरह से टोटल 28 राज्यों की हम बात कर चुके हैं। चाहे हम उसको किसी भी देश के साथ जोड़कर पढ़े या किसी भी जलीय सीमा के साथ जोड़कर पढ़े या फिर किसी के साथ नहीं लगे, इस दृष्टि से पढ़े, तो टोटल राज्यों की हम बात कर चुके हैं। तो टोटल ये राज्य कितने हो गए? तो ये हो गए 28 राज्य। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी चर्चा करते हैं हम। 8 है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो देखिए कौन कौन से हैं। थोड़ा सा हम मैप के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? यहां एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक है जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर। एक यहां पे है लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद देखिए ये दूसरा हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया। तीसरा यहां पे है चंडीगढ़, चंडीगढ़, तीसरा यहां चंडीगढ़ हो गया। चौथा यहां पे है तो वो है दिल्ली। एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य से ही तोड़कर बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश है। फिर चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है। यहां देखिए, यहां पे इस तरह से ये 2 महाराष्ट्र में है, दमन, दादरा नगर हवेली। ये पहले अलग अलग थे, ये पहले अलग अलग थे। कैसे थे कि दमन दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादरा नगर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था। इसको मिलाकर पूरे को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और उसका नाम क्या रखा है? नाम दोनों को जोड़ के रखा है दमन दीव व दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तो एक केंद्र शासित प्रदेश ये है। पहले ये दमन दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दादरा नगर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसको एक ही बना दिया गया है। अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव व दादरा नगर हवेली। ठीक है, छठा यहां हमने अभी चर्चा की थी, तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। सातवां इधर हमने अभी चर्चा की थी, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आठवां देखिए, आठवां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। किस दृष्टि से? उसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी। ये 8वां केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी और एक स्थान है कराईकल, कराईकल। ये दोनों फैले हुए हैं तमिलनाडु के अंदर। ये किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर, पुदुचेरी, कराईकल। और ये किस केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं? पुदुचेरी में ही। एक यहां पे आता है यनम, ये भी पुदुचेरी का ही भाग है, लेकिन ये पड़ता कहां है? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एक यहां केरल में आता है और उसका नाम है माहे, माहे। तो यानी पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। यनम है वो यमन नहीं है, यनम है वो आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी कराईकल दोनों तमिलनाडु में है, जबकि माहे केरल में है। इस दृष्टि से टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव व दादरा नगर हवेली, फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी जो 3 में फैला हुआ है, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे केरल के अंदर। तो ये टोटल कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं।
एक देखिए, अब थोड़ा सा जो कुछ बच गया उसकी बात करते हैं हम। एक तो भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इस दृष्टि से पूरे विश्व का 2.43% क्षेत्रफल है वो केवल और केवल भारत के अंदर है। पूरे विश्व का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो विश्व में है 7वां स्थान। कौन सा? 7वां स्थान। तो इससे बड़े जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। एक नंबर पे सबसे बड़ा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वो रूस है। दूसरे नंबर पे है वो कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद है वो चीन है 3 नंबर पे। 4 नंबर पे यूएसए है। 5 नंबर पे, पहले पे रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। 5 नंबर पे है वो ब्राजील है, ब्राजील। और 6 नंबर पे है ये ऑस्ट्रेलिया है, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे अपना भारत है। 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है। 9 नंबर पे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। और 10 नंबर पे अल्जीरिया है। ये टोटल कितने देश? 10 देश है। इनका ये क्रम है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। इन देखिए 8, 7 की यदि हम भारत तक सिर्फ एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। क्यों? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और आजकल वैसे भी भारत धमकी देता है चीन को, अब आ सामने। और ट्रिक में भी धमकी दे रहा है, रुक चीन अब आ भारत। तो ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से टोटल हमें 7 देशों को याद कर सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अर्जेंटीना को हमने याद किया, ब्राजील के जस्ट नीचे है। कजाकिस्तान को हमने याद किया। कजाकिस्तान से संबंधित याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है वो है कजाकिस्तान। मतलब है कजाकिस्तान, देखो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ये जितने भी देश हैं सबसे बड़े, इनकी सीमा कहीं न कहीं जल के साथ लगती है, जबकि कजाकिस्तान की सीमा कहीं पर भी जल के साथ नहीं लगती। मतलब विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री या अंतःस्थलीय देश है तो वो कजाकिस्तान है। ठीक है ना, इसलिए हमने याद किया। अल्जीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा, चीन एशिया में आ रहा है इसलिए हम बात नहीं करेंगे। कनाडा आ गया उत्तरी अमेरिका में, हम इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप आता है, उसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। भारत पूर्ण एशिया में आ गए। ठीक है ना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में आ गए। कजाकिस्तान, अल्जीरिया को इसलिए याद किया क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जबकि नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो एक निर्जन महाद्वीप है, वहां कोई देश वेश है नहीं। तो हम ऐसे 6 देशों को याद कर सकते हैं, 6 महाद्वीपों को याद कर सकते हैं कि कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो बात समझ में आ गई होगी, तो इनको आप याद कर सकते हो। एक देखिए, एक छोटी सी चीज और रह लास्ट, उसकी चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, कोई भी देश है उसकी जल के अंदर सीमा कहां तक होती है, तो उसका जो निर्धारण किया गया है वो किया गया है अनक्लोज। ये एक संधि हुई थी अनक्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज, फॉर लॉज ऑफ सीज। ठीक है ना। तो ये एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत जो सीमा निर्धारित की गई थी वो 3 प्रकार की सीमा निर्धारित की गई थी जल के अंदर किसी भी देश की। क्योंकि कोई देश है, ठीक है ना, उसकी स्थलीय जलीय सीमा है उसके जस्ट पास में, तो यदि वो कमजोर देश है तो दूसरा देश उस पर अटैक कर लेता है या जबरदस्ती कर लेता है, जबरदस्ती उसका दोहन करता है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, एक अनक्लोज संधि के तहत इनकी सीमा का निर्धारण किया गया।
और ये जो सीमा है उसका निर्धारण किया गया किस दृष्टि से कि एक सीमा ऐसे बताई गई थी कि एक सीमा होगी वो 12 नॉटिकल मील तक होगी, एक सीमा यहाँ 24 नॉटिकल मील तक होगी और एक सीमा यहाँ 200 नॉटिकल मील तक होगी। 3 प्रकार की सीमा बताई। ये जो नॉटिकल मील है वो देखिए क्या है, नॉटिकल मील। ये नॉटिकल मील है, ये समुद्र में दूरी मापने की इकाई है। समुद्र में दूरी मापने की जो इकाई है वो कहलाती है नॉटिकल मील। और एक जो नॉटिकल मील है, इसको एनएम लिखेंगे नॉटिकल मील, उसमें होता है 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील के अंदर। तो समुद्र में यदि हमें दूरी मापनी है तो हम नॉटिकल मील को ही काम में लेते हैं। 3 प्रकार की सीमा कैसे बनाई? जो 12 नॉटिकल मील है पहली सीमा, इसको इन्होंने माना आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब ये है सीधी रेखा, लगभग आड़ी टेढ़ी नहीं। इस आधार रेखा से, ये है आधार रेखा जो तटीय सीमा है, इस आधार रेखा से जो 12 किलोमीटर की 12 नॉटिकल जो मील है वहां तक की दूरी है, इस दूरी का क्या मायना है? इस दूरी का अर्थ यह है कि यहां पर संबंधित देश का संपूर्ण अधिकार होगा, हर प्रकार का अधिकार होगा 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है ना? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो सीमा है उसके ऊपर है जो संबंधित देश है जिसके साथ है वो सीमा बनाता है, उस देश का पूरा अधिकार होगा। ठीक है ना? दूसरी जो सीमा है 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक, जहां विस्तार कितना हुआ, टोटल 12 नॉटिकल मील का ही विस्तार हुआ था ना। इस सीमा के अंदर क्या होगा? इस सीमा के अंदर है इसको टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया। टैक्स वसूली का अधिकार, यानी जैसे कोई भी जहाज है, वो जहाज यहां से निकल गया इधर से और इधर ऐसे निकल गया, तब वे भारत है, मान लीजिए भारत के संबंध में बात करते हैं तो हम इससे टैक्स नहीं वसूल सकते। लेकिन ये जहाज आया और इसने यहां एंट्री कर दी तो हम टैक्स वसूलेंगे इससे। तो ये जो 12 से 24 नॉटिकल मील की दूरी है, यहां टैक्स वसूली का अधिकार होता है संबंधित देश को। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण भी यही करेगा। जैसे मान लीजिए कोई जहाज है वो यहां से जा रहा है, तेल रिस गया, प्रदूषण हो गया, तो इसको टैक्स दे रहा है, तो इसका दायित्व बनता है कि वो ही इसकी साफ सफाई करवाए। ठीक है ना? तीसरी जो ये है 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक, जो 100, इसका विस्तार कितना है 176 नॉटिकल मील तक। यहां क्या कर सकता है? यहां पर कोई देश है वो अपना कृत्रिम द्वीप स्थापित कर सकता है, कृत्रिम द्वीप स्थापित कर सकता है, यहां पर कृत्रिम द्वीप स्थापित कर सकता है। तो ये 3 प्रकार की सीमाएं हैं। एक 12 नॉटिकल मील तक है आधार रेखा से, ये संपूर्ण अधिकार रखता है यहां पर संबंधित देश। एक 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील है, यहां पर टैक्स वसूली का अधिकार रखता है, प्रदूषण नियंत्रण करेगा संबंधित देश। और 200 नॉटिकल मील तक का जो विस्तार है 24 नॉटिकल मील से, यहां पर क्या होगा? यहां पर कोई भी देश है वो अपना कृत्रिम द्वीप बना सकता है। तो ये बातें रही, तो शायद समझ में आ गई होगी। वीडियो देखते हैं कितना है, लंबा है कि नहीं है। चलो थोड़ी बात और करा देते हैं, पूरा ही कर देते हैं ना। देखिए अब कुछ द्वीपों की बात करते हैं हम। द्वीप, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के द्वीप कौन कौन से हैं उनकी यदि हम बात करें तो देखिए, द्वीप का मतलब क्या होता है कि वह स्थान है जिसके चारों ओर पानी हो, वह स्तरीय भाग। एक द्वीप है यहां पर, यहां इस तरह से एक द्वीप निकला हुआ है तमिलनाडु के अंदर, और इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप, और इससे ही राम सेतु आगे फिर श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये श्रीलंका है, ये पंबन द्वीप है। ये पंबन द्वीप है कहां पर? तमिलनाडु में है। और रामेश्वरम का नाम सुना होगा आपने, ये रामेश्वरम जो धार्मिक स्थल है वो इसी पंबन द्वीप के ऊपर है। तो पंबन द्वीप किस स्टेट में आता है? तो तमिलनाडु के अंदर आता है। यहां देखिए, यहां एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो लेगून झील का उदाहरण है। लेगून झील का अर्थ हम आगे जब झील पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। यहां पे एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ये कहां है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। और यहां पर है सतीश धवन
अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील के जस्ट पास में। इसरो का नाम सुना होगा आपने। इसरो अपने उपग्रह का जो प्रक्षेपण करता है वो श्रीहरिकोटा द्वीप से ही करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसरो का मुख्यालय कहां है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसरो जो उपग्रह बनाता है वो अपने उपग्रह को प्रक्षेपित कहां से करता है, यहां से श्रीहरिकोटा द्वीप से करता है, ठीक है ना। और यही सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, पुलिकट झील के जस्ट पास में है। अब ये यहीं पर ही क्यों बनाया प्रक्षेपण स्थल, क्योंकि मान लीजिए कोई फेल हो गया तो या तो इधर गिर जाएगा इस समुद्र में, यहाँ पास में ही पुलिकट झील में गिर जाएगा, ठीक है ना, तो किसी प्रकार की जनहानि नहीं होगी। यहाँ आपने एक लेगुन झील और सुनी होगी जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है, चिल्का झील। चिल्का झील, ये जो चिल्का झील है इसी के पास एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप। और इस व्हीलर द्वीप का नाम वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है वर्तमान में, व्हीलर द्वीप को ही। इसे इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप क्यों दिया गया था, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता था, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। और व्हीलर द्वीप है, यहां पर जो लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है उनको यहीं से ही उनका परीक्षण किया जाता है, व्हीलर द्वीप से ही। यानी लंबी दूरी की मार करने वाली जो मिसाइल है उनका परीक्षण कहां से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से। इसलिए व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया एपीजे अब्दुल कलाम। इसके जस्ट पास में एक द्वीप और है और इसका नाम है चांदीपुर। ये जो दोनों द्वीप हैं ये आते हैं उड़ीसा के अंदर। कहां आते हैं, उड़ीसा में। ये चांदीपुर जो द्वीप है यहां से छोटी दूरी की मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनका परीक्षण किया जाता है। यहां पश्चिमी बंगाल में एक द्वीप और है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। ये कहां आता है, तो ये आता है पश्चिमी बंगाल में। कहां आता है, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। यहां देखिए, यहां केरल के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप। और ये पड़ता है केरल के अंदर। एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल के अंदर। इस वेम्बनाड झील के अंदर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप, वेम्बनाड झील के अंदर। इस झील के अंदर एक राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब मेरा यह भी प्रश्न है कि पहले इसे कहा जाता था, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 47A। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, दो प्रश्न। एक पहला प्रश्न मैंने पूछा था इसरो का मुख्यालय कहां है, एक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग उसका वर्तमान में नामकरण क्या है, जो कि वेलिंगटन द्वीप के ऊपर है, वेम्बनाड झील के अंदर। बात समझ में आ गई। एक यहाँ महाराष्ट्र में एक और द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। तो ये कुछ द्वीप हैं, ठीक है ना। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में, चांदीपुर व्हीलर द्वीप दोनों उड़ीसा में। चांदीपुर है ये छोटी जो मार रखने वाली मिसाइलें हैं उनका परीक्षण किया जाता है। व्हीलर द्वीप से जो लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है उनका परीक्षण किया जाता है। श्रीहरिकोटा से इसरो अपने उपग्रह को प्रक्षेपित करता है, ठीक है। पंबन द्वीप यहाँ पर रामेश्वरम जो धार्मिक स्थल है वो है तमिलनाडु के अंदर। वेम्बनाड झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप है, यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और एलिफेंटा द्वीप है, ये कहाँ पर है, ये द्वीप है महाराष्ट्र में। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।